Hello students, I am Rakesh Vachar, डायरेक्टर ऑफ साहिल कॉमर्स फैकल्टी। अब एक और ये 11th की वीडियो है। 11th के स्टूडेंट से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। जितने भी थ्योरी के चैप्टर्स हैं, मेरे सारे थ्योरी के चैप्टर्स की वीडियो आएगी, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th। ठीक है, अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मैंने फर्स्ट एक वीडियो अपलोड की थी 11th क्लास की, जिसमें मैंने पहली अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सेकेंड टर्म थी अकाउंट, थर्ड टर्म थी कैपिटल, फिर टर्म थी ड्राइंग्स, फिर लायबिलिटीज़ और एसेट्स। मतलब हमने 6 टर्म्स को यूज़ किया था। अब मैं 7 टर्म शुरू कर रहा हूँ, रिसिप्ट्स। बेटा लिखते रिसिप्ट्स है, लेकिन ध्यान रखना अकाउंट्स के स्टूडेंट तुम रिसिप्ट्स मत बोलना, बड़ा ऑड सा लगता है रिसिप्ट्स। तो बेटा रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है? अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स या गुड्स या एसेट्स। गुड्स तो मैं तुम्हें बता ही चुका था। गुड्स का मीनिंग होता है जिस चीज़ में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, उसको गुड्स कहते हैं। और जो थिंग्स हम बिजनेस में यूज़ करते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। मान लो मैंने कहा था, जैसे एग्जांपल दिया तुम्हारी, मान लो एक शूज़ की शॉप है, तो जो शूज़ है तुम्हारे लिए गुड्स है, और जो तुम्हारी बिल्डिंग है, जो तुम्हारी एसी है, जो तुम्हारा फर्नीचर है, वो सारी एसेट्स है। एसेट्स और गुड्स को सोल्ड आउट करने पर जो हमें अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है उसको हम रिसीट्स कहते हैं। अब रिसीव्ड और रिसीवेबल, बेटा रिसीव्ड का तो मीनिंग होता है कि जो अमाउंट हमें मिल गया। रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट बेस पर है, जो पैसा हमें बाद में मिलेगा उसे हम रिसीवेबल कहते हैं। तो रिसीट्स का मतलब है रिसीट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज या एसेट्स। एसेट्स को बेचने पर, गुड्स को बेचने पर और सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो हमें अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल होता है उसे रिसीट्स कहते हैं। रिसीट्स आर फर्दर क्लासीफाइंग। सामने देखो बेटा 7th पॉइंट पे रिसीट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है, मान लो मेरी रेडीमेड शॉप है, रेडीमेड बिजनेस की, तो रेडीमेड जो मैं गुड्स सोल्ड आउट करता हूँ, शर्ट्स हो गया, ट्राउज़र्स हो गया, जीन्स हो गया, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट्स है। किसी एसेट्स को बेचने पर जो अमाउंट मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो बेटा रेवेन्यू रिसीट्स या खाली रेवेन्यू, अब ध्यान रखना ये रेवेन्यू टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। रेवेन्यू का मीनिंग होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल होता है उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, उसको खाली रेवेन्यू भी कहा जाता है। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इंस्टीट्यूट चलाने पर जो हमें पैसा मिलता है। रेडीमेड गारमेंट्स वाला जो रेडीमेड गारमेंट बेचता है उसको जो अमाउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है, शूज़, मोटर पार्ट, जिस चीज़ में तुम डील करते हैं उस बेस्ड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, उसे खाली रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स इज़ द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग द सर्विसेज। हम गुड्स बेचने पर या सर्विसेज प्रोवाइड करवाने पर हमें जो अमाउंट मिलता है उसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। और इसी तरह से बेटा एसेट्स को सोल्ड आउट करने पर जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है सेल ऑफ एसेट। तो कैपिटल रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। नॉट रेवेन्यू इन नेचर मतलब जिस चीज़ में तुम डील नहीं करते। अदर टर्म्स से जैसे अमाउंट मिलता है बिल्डिंग को बेचने पर, फर्नीचर को बेचने पर, ये सारे हमारे कैपिटल रिसीट्स है। तो ठीक है बेटा, तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अमाउंट हमें मिलता है वो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स है। एसेट्स को बेचने पर जो मिलता है उसको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर की देखो, जब भी तुम वीडियो बेटा ये सुनते हो ना, साथ वीडियो जरूर देखा करो जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने हिंट में सब लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर की ब्रैकेट में मैंने मेंशन के अमाउंट स्पेंड। यस, जब हम किसी थिंग्स के ऊपर अमाउंट स्पेंड करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं।
एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, वैसे तीसरा टाइप बाद में बताऊंगा, पहले दो टाइप्स क्लियर करता हूँ। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम किसी एसेट्स को परचेज या एसेट्स को इम्प्रूव करने पे जो खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस हम रन करते हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए जो अमाउंट खर्च किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो पहले हम एक्सपेंडिचर के बारे में लिखेंगे, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज। एसेट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसका पहला पार्ट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी एसेट्स यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को परचेज करना या इसको इम्प्रूव करना, दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सपोज करो तुमने एक बिल्डिंग खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस बिल्डिंग पे तुमने एक्सपैंड किया, एक और फ्लोर डाल दिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एसेट्स के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स, एक्वायर मतलब खरीदना, एक्वायर एसेट विच आर द मेंट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हमारी जो एसेट्स होती है बेटा वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा अर्निंग कैपेसिटी। वैसे जिस इजी वे में मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आराम से तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार बुक में से रीड कर लेना। इट मे बी इनकर्ड मतलब खर्च करना। इट मे बी इनकर्ड टू एक्वायर मतलब खरीदना, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स पे खर्च किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और एक बात ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो ब्रैकेट मैंने एक ही लाइन में सब क्लियर कर दिया। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो तुम बिजनेस चलाते हो, उस बिज़नेस को रन करने के लिए जो हमारे रूटीन एक्सपेंस होते हैं उससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका बेनिफिट हमें 1 ईयर तक का ही मिलता है, सेम ईयर में ही बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अब मान लो तुम कोई बिजनेस चलाते हो, प्रॉपर्टी रेंटल है, अब रेंट पे करना बंद कर दोगे वो तो तुम्हें लैंडलॉर्ड निकाल देगा प्रॉपर्टी से। तो मतलब उसका बेनिफिट तुम्हें तभी तक मिलता है जब तक तुम एक्सपेंस खर्च करते, स्पेंड करते। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, क्योंकि एक बार तुमने एसी ले लिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, काफ़ी साल तक यूज़ होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर incurred the benefit of which is consumed या एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। तो इसको हम एक ईयर में कंज्यूम करते हैं। तो इसमें बेटा एक आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आगे चलकर क्लियर करूंगा, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, तो ध्यान रखना। कोई पूछे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक में, तो तुम कहोगे पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट फिर ये अलग क्यों है? अलग होने का नेचर, इसका जो नेचर है ना, इसे हम जो राइट ऑफ करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जब हम बेटा प्रॉफिट निकालते हैं, जो हम इनकम अर्न करते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं। उसमें से एक्सपेंस पहले तो हम सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो काफ़ी हैवी स्केल के होते हैं। नॉर्मली होते हैं जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ना हमें बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। हैवी एक्सपेंडिचर होने से प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू में से हम पूरे के पूरे यदि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस माइनस कर दें, हैवी एक्सपेंडिचर होने से हमारा प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम होने से कंपनी की गुडविल ख़राब हो जाएगी। तो कंपनी ऐसे एक्सपेंस को ना इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब है रेवेन्यू में से माइनस करना। जैसे टोटल हमने 1 लाख रुपीज़ खर्च किया तो उसको हमने स्प्रेड कर लिया 5 ईयर में। 1 लाख को 5 से डिवाइड करा, आ गया 20,000। पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 20,000। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे हम राइट ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ। अभी मैंने बताया इसको रिटर्न ऑफ कहते हैं, माइनस करना। रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब बेटा अगली टर्म सारी एक्सपेंसेस।
पहले तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज। आज ये वीडियो के बाद तुम्हें एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में कोई टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, एक्सपेंडिचर तो दोगे एक एसेट्स को परचेज करने पर, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक्सपेंडिचर में से ना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिक कर लो, ठीक है। पिक करके उसमें दो चीज़ें और ऐड कर दो, एक बैड डेट्स और एक डेप्रिसिएशन, तो एक्सपेंसेस बन गया। कितना इजी वे बताया, एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिक कर लो और उसमें बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। बेटा बैड डेट्स क्या होता है कि जब हमने गुड्स सोल्ड आउट करा डेटर्स को और उस डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया, वो इरिकवरेबल हो गया, उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो दैट इज़ बैड डेट्स। और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। तो ऊपर से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिक करे और उसमें बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक जनरल बिजनेस एक्सपेंस। जनरल बिजनेस एक्सपेंस मतलब जो रूटीन एक्सपेंस हम पे करते हैं, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, अभी ये मैं जो साइड में देखो एक फ्लो चार्ट्स में तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लियर करूंगा। तो पहले याद कर लो एक्सपेंसेस। पहले तो एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिक करके उसमें बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, वो एक्सपेंसेस बन जाएंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पार्ट कर दे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक जनरल बिजनेस एक्सपेंस। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। बेटा देखो, तुम्हारा मान लो कोई भी रूटीन बिजनेस ले लो, मोटर पार्ट्स का ले लो या फर्नीचर का बिजनेस है, मान लो शूज़ का बिजनेस है। अब तुम्हारे जो शूज़ है ना वो आगरा से आते हैं। अब आगरा से तुमने इस साल टोटल 10 लाख के शूज़ परचेज करे, ये कॉस्ट प्राइस है। अब आगरा से लेकर यहाँ तक लाने पर ना तुम्हें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी खर्च करना पड़ा। तुम्हें याद है ट्रांसपोर्टेशन के 3 और नाम होते हैं, कार्टेज, कैरेज और फ्रेट। एक ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट। तो वैसे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ी ब्रॉड टर्म्स है। अभी यहाँ पर इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है जानना कि परचेजेस के अंदर जब हम गुड्स को मंगवाने का खर्च करते हैं उसे कहते हैं इनवर्ड एक्सपेंसेस। बेटा मैंने वर्ड यूज़ किया इनवर्ड एक्सपेंस, मतलब सप्लायर से लेकर गोडाउन तक लाने के जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम इनवर्ड एक्सपेंस कहते हैं। तो परचेजेस मतलब जिस कॉस्ट पे हमने परचेज करा उसमें ये इनवर्ड एक्सपेंस भी ऐड कर दो, तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लियर हो गया बेटा कॉस्ट, तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है वेजेस, तो मतलब परचेजेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और वेजेस हो गया, तो ये बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब साइड में देखो एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है, सेल्स या रेवेन्यू। सेल्स हो गया जो तुम गुड्स जिस प्राइस पे बेचते हो, या मेरे लिए रेवेन्यू हो गया क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में जो मिला वो रेवेन्यू हो गया। सेल्स या रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा अब ना बीच बीच में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जगह यूज़ है, आज दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता लगेगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करो, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो पोर्शन है ना बेटा, ये हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा एक बात और सुन लो, ट्रेडिंग अकाउंट वही बनाता है जो मैन्युफैक्चरर होता है या ट्रेडर होता है। अब जैसे मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करता, तो ठीक है। तो सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अभी हमने 4 तरह के एक्सपेंस करे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जनरल बिजनेस एक्सपेंस, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चला गया, बाकी 3 बचे, बाकी तीनों एक्सपेंस भी माइनस कर दो, उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इनडायरेक्ट माइनस करो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट है, बाकी तीनों इनडायरेक्ट है। जिंदगी में तुम्हें आज ये कन्फ्यूजन खत्म होगी, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स है। अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस करोगे ना, वो बहुत कन्फ्यूज है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसिस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, बड़ी कन्फ्यूजन है। अब नेट प्रॉफिट के बाद क्या करो कि कुछ हमारे प्रॉफिट्स और इरेगुलर नेचर के। इरेगुलर नेचर मतलब जैसे हमने एसेट्स को प्रॉफिट में बेच दिया, हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर हमें डिविडेंड मिल गया। इरेगुलर इनकम को भी नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, इनको गेन कहते हैं, तो वो इनकम बन जाएगी। तो अब गेन देखो, अब क्या क्या टर्म्स हमने यूज़ करी, पहली रेवेन्यू।
रेवेन्यू का मतलब है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमें अमाउंट जो अर्न करते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इंस्टीट्यूट चलाकर अर्न करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, उसको रेडीमेड गारमेंट्स को बेचने पर जो पैसा अर्न करा, ठीक है। मोटर पार्ट्स की दुकान है, मोटर पार्ट्स को बेचने पर जो पैसा अर्न करा, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस चीज़ में तुम डील करते हो उस गुड्स को सोल्ड करने पर जो कलेक्शन होते हैं उसका रेवेन्यू कहते हैं। या सर्विसेज, तुम सर्विसेज प्रोवाइडर हो, सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसा अर्न करते हो वो रेवेन्यू होता है। चलो पहली टर्म्स रेवेन्यू क्लियर। फिर उसके बाद रेवेन्यू या सेल्स में से, ठीक है, रेवेन्यू या सेल्स में से यदि हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जो 4 एक्सपेंस थे, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चला गया, बाकी तीनों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद गेन का मतलब होता है इरेगुलर नेचर की जो इनकम्स होती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, गेन भी ऐड कर दो तो वो इनकम बन जाती है। तो मतलब एक टर्म्स हमने करी रेवेन्यू, जो पैसा कलेक्ट होता है, फिर उसमें से हम डायरेक्ट कॉस्ट माइनस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी अदर 3 एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट, फिर इरेगुलर नेचर की इनकम ऐड करेंगे। और इनकम तो बच्चों कब सब क्लियर हो गया, तुम्हें रेवेन्यू भी पता लग गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लग गया, नेट प्रॉफिट भी पता लग गया, गेन भी पता लग गया, इनकम भी पता लग गई। तो इतनी डायनेमिक टर्म्स है ना ये, तो इतनी बड़ी टेंशन खत्म होगी तुम्हारी। अब आप एक एक करके बुक में से या नोट्स में से पढ़ लेना। इनकम मैंने बता दिया, इनकम इज़ अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमें बेनिफिट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट्स होते हैं, सब मिला मिलू के वो इनकम बन गई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मीन्स अ इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो तुम्हारा मेन ऑपरेशन है उस ऑपरेशन से जो पैसा अर्न करते हो, यानी कि बिना इरेगुलर इनकम के जो पैसा अर्न करते हैं वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ओवर द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट अर्न आफ्टर द अलाउइंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंस सब कुछ माइनस करने के बाद जो आ जाता है वो नेट प्रॉफिट है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस भी कर दो नेट प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद बेटा अगली टर्म्स है गेन। इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। इरेगुलर नेचर की जो इनकम्स होती है उसे हम प्रॉफिट, उसे हम गेन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वो इनकम्स है जो तुम्हारा मेन ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे एसेट्स को बेचने पर हमें प्रॉफिट हो जाना, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे प्रॉफिट हो जाना। तुमने इन्वेस्ट करी, शेयर्स खरीदे 1 लाख के, 1.5 लाख में बेच दे तो 50,000 इज अ इरेगुलर इनकम, वो हमारे गेन हो गए। तो मतलब तुम्हें रेवेन्यू भी पता लग गया, सेल्स और रेवेन्यू पता लग गया, उसके बाद तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनकम और गेन, ये सारी टेंशन खत्म। उसके बाद है लॉस तो हर बच्चे को पता है कि जब एक्सपेंसेस इन रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब तुम्हारे जो टोटल रेवेन्यू 10 लाख के थे लेकिन तुम्हारे टोटल एक्सपेंस हो गए, जो एक्सपेंसेस मैंने बताया 4 टर्म्स, इन चारों टर्म्स का एक्सपेंस का टोटल है 12 लाख। तो 12 लाख के एक्सपेंस है, 10 लाख का रेवेन्यू, तो ऑटोमेटिकली बेटा जो बचेगा वो लॉस ही होगा क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हैं। उसके बाद बेटा गुड्स का देखो एक ही मतलब लिख दिया मैंने, फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। जिस ट्रेड में, जिस ट्रेड को तुम करते हो, जो तुम्हारे ट्रेड में सेल परचेज होता है वो गुड्स होता है। वही सेम एग्जांपल शूज़ की दुकान है, शूज़ गुड्स है। अब तुम एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दो, हंसने वाला है लेकिन मजाक वाला है लेकिन अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे देखो छोले भटूरे वाला है, छोले भटूरे बेचता है। छोले और भटूरे को बनाने पर और छोले भटूरे की जो चीज़ है वो सारी उसकी गुड्स है, लेकिन उसकी जो रेडी है, जो उसकी कढ़ाई है, जो उसकी छेनी है, जो उसकी क्रॉकरी है, वो उसकी एसेट्स है। बात ही खत्म, क्योंकि वो रेडी और कढ़ाई को सेल परचेज थोड़ी कर रहा है। तो उसका जो ट्रेड क्या है, छोले भटूरे बेचना, तो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड की जो फिजिकल आइटम्स होते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। द गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ द ट्रेड। इट इज़ अ टर्म दैट अप्लाइज टू ऑल आइटम मेकिंग अप द सेल। तो एक तो हो गया जिस ट्रेड करते हो, रेडीमेड माल लेना, प्लस तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तुम रॉ मटेरियल लाते हो वो भी तुम्हारा गुड्स है। दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द इंटरप्राइजेज। बिजनेस के लिए इसको हम स्टॉक भी कहते हैं। तो मतलब जो ट्रेडर होता है
उसका जो माल होता है उसको स्टॉक इन ट्रेड हो गया, और जो मैन्युफैक्चरर उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी गुड्स हो गया। तो गुड्स भी क्लियर हो गया। जिस चीज़ में हम डील करते हैं, जिसको सेल परचेज करते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो गुड्स हो गया। अब बेटा उसके बाद देखो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, मैंने एक वर्ड में क्लियर कर दिया, वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट एंड ऑफ द ईयर। बेटा जो गुड्स हमारा सोल्ड होने से रह जाता है उसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री जो एंड ऑफ द ईयर बचता है वो 3 टाइप से बचता है। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग करते थे जो प्लास्टिक बच गया वो भी स्टॉक इन्वेंट्री है, वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है। अब कुछ पेन बनने स्टार्ट हो गए लेकिन बन के तैयार नहीं हुए, उसे कहते हैं स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस। सुन लेना, ये अच्छी बात है। अब कुछ पेन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए बन के लेकिन बिके नहीं, तो उसको कहते हैं स्टॉक का फिनिश गुड्स। तो स्टॉक का मटेरियल, स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक का फिनिश गुड्स। अब ये स्टॉक भी 2 टाइप होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे हमारा ईयर स्टार्टिंग हो रही है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। अब 1 अप्रैल 19 मतलब पिछले साल का स्टॉक जो सोल्ड होने से रह गया था, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। और इस साल के एंड में जो स्टॉक बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हमारे स्टॉक भी 2 टाइप के हो गए बेटा, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा आज यहाँ 15 टर्म्स है, बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं हम वीडियो 3 में देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इमीडिएटली तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय।